अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। नाज़रीन, हम लोग का आज का प्रोग्राम लाहौर की आमना के नाम है। आमना जो किसी अपने के हाथों जान की बाजी हार गई। आमना को कत्ल करने वाला कौन था, उसने क्यों उसे मारा और क्या आमना को इंसाफ मिलेगा या नहीं, इन तमाम सवालात का जवाब आज के प्रोग्राम में हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम बात, पंजाब के दारुल-हुकूमत लाहौर में ये वाक़या पेश आया। पंजाब वही सूबा जहां हुकूक निस्वा बिल लाया जाता है इस उम्मीद के साथ कि ख़वातीन के इस्तेहसाल के वाक़यात कम होंगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये वाक़यात कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और हुकूमत के ज़िम्मेदारों से भी बात करेंगे। तो आज का प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और नाज़रीन, अब मैं पहुंचा हूं मकतूला आमिना के घर। उसके घर वालों से बात करेंगे, जानेंगे कि उनके साथ क्या बीती वाक़या है, क्या और वो किसे मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं आमिना की मौत का। नाज़रीन, अगर हुकूमत पंजाब के दावों पर यकीन किया जाए तो ऐसा लगता है जैसे अमन है और किसी किस्म के कोई जराइम नहीं हो रहे। और तो और जब हुकूक निस्वा बिल लाया जाता है हुकूमत की तरफ से तो ये तवक्को की जाती है, ये उम्मीद पैदा होती है कि शायद अब हव्वा की बेटी पर जो इस्तेहसाल हो रहा है उसका खात्मा हो सके और जो कत्ल की शरह बढ़ती जा रही है उसमें भी कमी हो। लेकिन बदकिस्मती से उस बिल के आने के बाद भी हालात बदले नहीं, बल्कि इस तरह के वाक़यात में अब इजाफा हो रहा है। गैरत के नाम पर कत्ल हो या किसी और वजह से जो इस्तेहसाल है वो सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन का ही हो रहा है। अब ये ताज़ा केस आमना कत्ल केस का, जो अपने ही शौहर के हाथों मुबैना तौर पर कत्ल हुई, इसी सिलसिले में हम मौजूद हैं आमना के घर और आमना के घर वालों से बात करते हैं। पहले मेरे साथ मौजूद है उनकी वालिदा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा कि वाक़या क्या है, क्या हुआ? आमना की शादी को 6 साल हो गए हैं। ऐसी झगड़ा, सास लड़ रही है, ससुर वाला लड़ रहा है, ननाने लड़ रही है, एक उसकी नंद है वो उतर लिए से उसको फ़ोन करके गालियाँ दे रही है। मसलसल ऐसे ही 6 सालों में मेरी बेटी के साथ उन्होंने झगड़ा ही की है। वजह क्या है? वजह क्या है, मेरे मियाँ जेल में है बदनसीबी से। वो उसका केस लड़ रही है, वो मुलाकातें करती थी, मैं कहती थी कि आमना के साथ मैं जाती थी। वो कहता क्यों जाती है अपने अब्बू के पास? वो कहती क्यों मैं जाऊंगी अपने अब्बू के पास, क्योंकि मेरे अब्बू इस वक्त अंदर है, मैं उसका बेटा हूँ, मेरे बहन भाई मेरी माँ भी वो तशद्दुद करता था, मेरे वाले भी तशद्दुद करते थे। हुआ क्या वाक़या जो ये पेश आया है, कत्ल किया गया है? ये हम लोग घर पे नहीं थे, इनको लैदा मकान हमने ले दिया था। फिर इनका झगड़ा हुआ 26वें रोज़े, फिर इनकी लड़ाई हो गई, फिर मेरे बेटे ने उसका सर फाड़ दिया। मैंने आमना को बोला अब कोई ज़रूरत नहीं इसके घर रहने की। आमना रहती रही, हमारे पास रहती रही, कहती अम्मी चलो कोई बात नहीं। फिर कोई हमारा अजीज़ पड़ गया, उसने सुलह करवा दी उसकी कि अब नहीं ये करेगा, अब ये कमाएगा भी, ये कमा के देगा भी, ये तो किराया भी देगा। नहीं कमाता था। अच्छा, नहीं कमाता। फिर ये वाक़े वाले दिन क्या हुआ? ये वाक़े वाले दिन क्या हुआ, ये हम तो अपने घर पे थे, हमें मोहल्लेदारों ने ये बताया कि सुबह 7 बजे इसका झगड़ा हो रहा था अपने मियाँ के साथ। दोनों मियाँ बीवी झगड़ा कर रहे थे और बेटे को छोड़ के आए हैं, दोनों छोड़ के आए हैं बेटे को स्कूल। तो आके फिर उसने झगड़ा किया है, ये नहीं मुझे पता। उसके पास कोई भी नहीं था, हम लोग भी नहीं थे, हम तो जाते ही नहीं थे। जब आपको इत्तला क्या मिली? और हमें इत्तला ये मिली, इसने मुझे फ़ोन किया कि तुम्हारी बेटी की तबीयत ख़राब है और तुम आ जाओ। मैं उधर से अपनी बहन की तरफ से भागी, बहन की तरफ गई हुई थी, उधर से मैं भागी, भाग के आके मैं फिर इसने मुझे रास्ते में चिंची में फ़ोन किया कि कहाँ पे हो। मैंने कहा बस मैं आ गई हूँ। जब मैं इसके दरवाजे के पास आई हूँ, इसका दरवाज़ा बंद था, ताला लगा हुआ था। ये मार के ना उसको रक्शे में डाल के मोहल्लेदारों के साथ ये चला गया था। आपको कैसे ये यकीन हुआ कि उसने ही कत्ल किया है? उसी ने ही मारा है, क्योंकि वो धमकियाँ देता था इसी को कि मैंने पहले तेरी बेटी को मारा,
आमना की बेटी को भी मारा? हाँ, इसी ये ने ही कब का मारा। वाकया है? ये कब का वाकया है? ये 3.5 साल हो गए हैं। तो आपने कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं की? मैंने नहीं की। आमना ने भी नहीं की? आमना यही यकीन पे मर गई कि मेरे मियां। कैसे मारा था बेटी को? कैसे मारा? बेटी को मुंह दबा क्यों मारा छत था पे बेटी को? के उस खर्चा नहीं उसका देता था, पैम्पर नहीं ला के देता था। मैं किधर से लाऊं इसके पैम्पर, मैं ला के देती। आपने फिर पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं की? अगर एक मैंने बच्ची का नहीं उसने कत्ल की। किया? मेरी बेटी किसी तरफ नहीं आती थी। फिर मेरी बेटी के साथ दूसरी बेटी के साथ डंडों से उसने मारा, वो भी मरने को। उसको तो अल्लाह ने जान दी है, लेकिन हमारे आसे पासे वही फिरता रहा। ये हमारी तबाही लाए है, जो कुछ भी किया इन्होंने मेरे मियाँ आमना को। कैसी बेटी थी? बड़ी प्यारी मेरी बेटी थी, 24 साल उसकी उम्र थी। इतना प्यार करती थी अपनी अम्मी से, अपने अब्बू से, अपने बहन भाइयों से। हमारा जुर्म क्या है बोलो? हम क्या किधर को जाएं, कहाँ पे जाएं? हमें इंसाफ दो आप, नवाज शरीफ हमें इंसाफ दे। मैं गरीब औरत हूँ, मैं शुगर की मरीज हूँ, अब मैं क्या करूँगी मुझे बताएं। मैं किधर को जाऊँ, मुझे इंसाफ दे। इंसाफ दो। अभी तक आपके साथ पुलिस ताउन कर रही है? कुछ नहीं अभी तक। यही जब भी जाते हैं यही कहते हैं कि तफ्तीश कर रहे हैं, यही कहते हैं कि तफ्तीश कर रहे हैं, यही बस बोली जा आमना के और कितने बच्चे हैं? एक बेटा वो कहाँ है? उनके पास वो है। वापस नहीं कर रहे? नहीं दे रहे उन्होंने। क्या कहते हैं? वो उन्होंने केस किया अदालत में, ये सिविल जज के पास। चलें, आप अपने बेटे को माइक दीजिएगा। जी भाई, आपका नाम? मेरा नाम सुबानी। सुहानी साहब, आप बताइएगा कि आपका जो बहनोई है, आपने जैसे कि आपकी वालिदा ने बताया कि आपने उसका सर भी फाड़ा, तशद्दुद भी किया था, क्या वजह है उसकी? ये वजह ये है कि ना वो काम पे जाता था, ठीक है, तो घर बैठे तो फिर नहीं ना कोई खाने के लिए देता, ना काम पे जाता था, हो रोब वखरे जमाता था उसके ऊपर, ऐसे नहीं ऐसे कर, ठीक है। आपको और मेरे कभी वालिद शक हुआ हैं कि वो आपकी बहन को इस तरह कत्ल कर सकता है? इंतहाई जी, कि नहीं मेरा मियाँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हैंड रात को 3 बजे उसकी मेरे साथ बात हो रही है, हम तीनों बहन भाई बात कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस कॉल में। उसने क्या बताया उस वक्त? ऐसा कुछ लग रहा था कि वो झगड़ा कर रहा है? मार कुछ सकता भी है? नहीं लग रहा था, वो वैसे ही मेरे साथ ना बात करती रहती थी, क्योंकि मैं अकेला भाई हूँ। मेरा आपने और कोई समझाया नहीं भाई अपने बहनोई को कि अपने बच्चे का ख्याल रखो, अपने उसे हमने ऐसा कि हमने हाथ से भी उसे पैसे देने शुरू कर दिए वैसे कि चल यार तू अपने घर पे तो सही रहना, अलहदा किराए पे घर भी ले दिया था। अच्छा, वो आप लोगों ने लेके दिया था? जी। अच्छा, गिरफ्तारी फिर कैसे हुई? अगर वो कहता है कि बीमार थी और उसकी मौत इस तरह हुई है, आपका जो बहनोई है? तो वो जब हॉस्पिटल में लेके गया ना, तो डॉक्टर भी पागल तो नहीं ना, डॉक्टरों को जाके कहता है कि इसको करंट लग गया। उनके ऐसे गले के ऊपर सारा निशान था, साफ वाज़ेह हो रहा था कि अच्छा, ये गला दबाया। आपकी जो भांजी यानी आमना की बेटी जी, का भी, जी। जैसा कि आपकी वालिदा ने बताया कि कत्ल किया गया था, जी, उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं रिपोर्ट की पुलिस को? बस हमने इसलिए नहीं की, वो कह रहा था कि सोफा ऐसे ना उल्टे के ऊपर उल्टा पड़ा हुआ था, उसके नीचे बच्ची लेटी हुई थी। वो कह रहा था कि बच्ची के ऊपर सोफा गिर गया और ये मर गई है। हमने उसकी बात के ऊपर यकीन कर लिया, हमने कहा बहन हुई है, ऐसा तो नहीं कर सकता ना अपनी औलाद के साथ। मैं आपसे जी आखिर में जानना चाहूँगा, आपको देख रहे हैं लोग, आपको हुकूमती ज़ुमा भी यकीनन देख रहे हैं, आप कोई अपील करना चाहेंगी? हाँ, मैं अपील करना चाहती हूँ, मुझे इंसाफ दो, उसको फांसी लगाओ। मेरी यही इल्तिजा है, उसको फांसी लगाओ, सरेआम लगाओ। मेरा बेटा, मेरी बेटी का बेटा मुझे ले दो। मैं अपनी बेटे के बगैर रह नहीं सकती। मुझे उसका बेटा दिला दो, मुझे मेरी बेटी का इंसाफ दे दो। नवाज शरीफ इंसाफ दे मेरी बेटी का। मैं एक गरीब हूँ औरत, शुगर की मरीज हूँ। अच्छा, आपने इनके गुफ्तगू इनकी सुनी है, इनके आंसू जो है वो गवाही दे रहे हैं इनके ऊपर होने वाले जुल्म के बारे में, और अपील हुकूमत से कर रहे हैं। जाहिर है हाकिम वक्त की जिम्मेदारी है कि वो आवाम को इंसाफ फराहम करें, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ उसको यकीनी बनाया जाए। और अब बेटी तो इनकी वापस नहीं आ सकती, लेकिन इनकी अपील यही है कि इन्हें इंसाफ मिले। मुल्क भर में होने वाले संगीन जराइम का जायजा लिया जाए तो हव्वा की बेटी पर होने वाले जुल्म सितम सरे फहरिस्त हैं। पिछले 5 बरस में ऐसे सैकड़ों केस रिपोर्ट हुए जहां मां, बहन, बेटी बर्बरियत का निशाना बनी, लेकिन मुल्जिमान को बदकिस्मती से सजा मिलने का तनासुब बहुत कम रहा। पिछले 1 बरस के दौरान
हम लोग की टीम ने कम से कम ऐसे 10 केसेस पर तहकीक की और होशरुबा इंकशाफ सामने आया कि खानदान का ही कोई शख्स मुद्दई होने की वजह से या फिर किसी दबाव और लालच की बिना पर केस वापस लेने का तनासुब 90% से भी जायद है। मुझे मेरी बेटी का इंसाफ दे दो, नवाज शरीफ इंसाफ दे मेरी बेटी का। ब्रेक से पहले हमने बात की मकतूला आमिना के घर वालों से और उनके इल्जामात जाने, लेकिन सहाफती इक़दार का तकाजा है कि तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाया जाए और मुल्जिम के घर वालों से उनका मौक़िफ़ भी जाना जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मकतूला आमिना की सास और मुल्जिम आमिर सिद्दीक की वालिदा के साथ और उनके भाई के साथ। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपके बेटे ने कत्ल किया, इतराफ़ भी कर लिया है आपकी बहू को कत्ल करने का, क्यों मारा उसने आपके ख्याल में? ये हम तो नहीं जानते क्योंकि हमारे घर से वो हंसी खुशी गए हैं, ना कभी हमारी झगड़ा हुआ, ना मेरे बेटे का, ना बहू का, ना हमारे साथ। आपस में झगड़ा होता था? नहीं होता था, हमारे घर में नहीं होता था। जब ये बाहर चले गई, इसकी वालदा इसको लेकर गई है हमारे घर से, अलहदा हो जाओ, लेकिन हम नहीं चाहते थे। मैंने बहुत अपनी बहू को रोका, अपने बेटे को रोका। वो कह रहे थे कि नहीं अम्मी, जितना वक्त गुजर चुका है अच्छा गुजरा, अब हमारी अपनी भी कोई ज़िंदगी है, इसलिए हम अलहदा रहना चाहते हैं खुशी खुशी। और हमारा बेटा हफ्ते में एक बार आता था, कहता था अम्मी हम बहुत खुश हैं, मेरी बीवी सारा कुछ खुश है, मेरा अपने बेटे की खातिर सब कुछ खुश कर रहा हूँ, जॉब कर रहा था, जितने में हम गुजारा कर रहे हैं, हमारी बहुत खुशहाल जिंदगी गुजर रही अचानक ऐसा क्या हुआ माँ जी? है। ये बेटा मुझे, मैं कुछ नहीं बयान कर सकती, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ, तो वो अलहदा रहते, हमें उसके घर का भी कोई पता नहीं था। अच्छा, जब ये वाक़या पेश आया, कत्ल हुआ, उसके बाद आपकी बात हुई आपके बेटे से? उसने नहीं, हॉस्पिटल में हम मिले हैं उसको। अच्छा, जो आमिना के घर वाले हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप लोग भी, यानी घर वाले आमिर के, वो भी तशद्दुद करते थे, लड़ते नहीं, थे। ये बिल्कुल झूठ है। आप हमारे मोहल्ले से आकर तफ्तीश कर सकते हैं, हमारे घर में कैसा माहौल था, दोस्तों जैसा माहौल था मेरे बहू के साथ मेरा। आपकी मर्जी से शादी की थी आमिर ने आमिना से? अपनी मर्जी से शादी की थी। आप खुश थी इस शादी से? हाँ जी, हमने खुद जाकर रिश्ता मांगा था उनके घर से। आप मुतमईन थी? हाँ जी। उनके घर वालों के बारे में कुछ बातें आ रही हैं? उनके घर वाले ये कि उसका अब्बू पहले नहीं मानता था शादी के लिए, उसने अपनी बेटी को भी मारा था। वो अपने भाई के बेटे के साथ शादी करना चाहता था, उसके अब्बू आमना के। ठीक है, इसकी अम्मी, इसकी बहनें ये वक्ती तौर में आमना का साथ दे रही थी कि इधर शादी कर लो। हमने आमना को समझाया है, आमना ऐसा ना करो, जिधर आपका बाप कहती अगर रिश्ता लेने नहीं आएंगे तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी, फिर आप दोनों पार्टी खराब हो जाएंगी। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 4 बेटे 2 बेटियां। 4 बेटे 2 बेटियां। अब आपका एक बेटा आमिर जो इस वक्त हवालात में है, हिरासत में है, उसने एतराफ़ कर लिया है कत्ल का, सारे सबूत उसके खिलाफ जा रहे हैं, बड़ा ठोस सबूत है, और अगर उसको सजा मिलती है तो वो सजा फांसी की होगी इंशाल्लाह। अगर वो बेकसूर है ना, अगर वो कसूरवार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए जी, मिलनी चाहिए। जो आमना और आमिर का बच्चा है, बेटा है, वो आपके पास है? हाँ जी, बेटा मेरे पास। आपके जो रिश्तेदार, मीन्स के जो समधी हैं, यानी आमिर के घर वाले, वो कहते हैं कि हमें बच्चा चाहिए और आप लोग देने से इनकारी हैं। जी, उन्होंने मांगा है बच्चा, आप लोग नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे। नहीं, उन्होंने हमसे नहीं बच्चा मांगा, उन्होंने कोर्ट में जाके हमारे घर ने पुलिस को भेजा, रेट करवाई है जज से। ठीक है, उधर मुझे बुलाया गया, वकील को फोन किया, वकील ने मुझे बुलाया, क्योंकि उससे पहले मैं पहुंच चुकी हूँ अदालत में। तो आप नन्हे बच्चे को खुद पालना चाहेंगी या आप उनके हवाले करेंगे? नहीं, मैं अपने पोते को खुद पालना चाहूँगी, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सबूत हैं, वो जराइम पेशा वो हैं, ये मंशियात फरोश हैं, पूरी फैमिली। उसकी माँ के खिलाफ भी पर्चा है। अच्छा। सारा ये देखें, पूरी 6 फैमिली के लोग हैं उसके घर वाले, मेरी आमना के पेके वाले। ये केसेस किस पे हैं? है बाप पे, माँ पे, भाई पे और आमना पे, उसकी बहनों पे। तो अगर ऐसे वो लोग थे तो आपने अपने बेटे को ये क्यों नहीं कहा बाद कि में अलहदा पता हो जाए? चला जी, हमने कहा, लेकिन वो मेरी बहू कहती थी मैंने नहीं लहदा होना। अच्छा, एक जो बच्ची के बारे में बात सामने आती है, इल्जाम लगाया जा रहा है कि उसको भी आमिर ने ही मारा था, कत्ल किया था। हाँ, वो मेरी बात सुने, उस वक्त इसकी मामा, आमना की माँ जेल में थी और आमना के घर में कोई नहीं था। आमना ने मुझे बोला अम्मी नहीं है घर, तो मैं उधर चली जाऊँ, मैं अपनी बहनों को संभालना है। छोटी बहन, इसका छोटा भाई भी जेल में था। मैंने कहा बेटा हंसी खुशी चले जाओ। जब मैं गई उनके घर में ना कोई गैस था, सर्दी बहुत थी। मैं कहा बेटा वापस आ जाओ। कहती अम्मी अभी मैं वापस नहीं आ सकती। बच्ची को शाम को हॉस्पिटल लेके गई है उसकी माँ, और उसका आमना खुद लेके गई है डॉक्टर के पास। उसने बोला इसकी माँ को बच्ची की हालत बहुत खतरनाक है, इसको हॉस्पिटल दाखिल करवा दे। वो बोली नहीं, आप दवाई दे दें। सुबह हमें फ़ोन आया 11:30 बजे, तो अम्मी आमना, मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन किया, अम्मी मोमना को कुछ हो गया।
और उधर मेरा छोटा बेटा भी था, उसके पास वो रावी रोड पे ना हॉस्पिटल है, वो उन्होंने जवाब दे दिया। उस वक्त वो सड़कें सारी खराब थी। जिस डॉक्टर के पास रात को लेके गई थी उसी वक्त लेकर दोबारा गई, उधर पहुंचे, मेरा बेटा साथ पहुंचा। उस डॉक्टर ने उसकी अम्मी की बहुत बेइज्जती की, तो आप मुझे मेरे पास छोड़ जाते, तुझे बच्ची की डेथ ना होती। इसका दिल फट गया, बच्ची बीमार थी। ठीक है, अच्छा आपसे आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा, ठीक है, अगर जैसे सबूत अभी तक सामने आ रहे हैं, अगर आपका भाई ही कसूरवार साबित होता है, हम तो कह रहे हैं अगर वो कसूरवार है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है नाज़रीन, ये घर वाले हैं आमिर के, जो कि मुलजिम है इस केस का, भाई हैं उसकी वालिदा हैं। उनका कहना है अगर उसने ये जुर्म किया है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं किया तो फिर जो है वो इंसाफ होना चाहिए और कोई ना कोई राह निकालेगा अल्लाह ताला, ये भी इनकी उम्मीद है। मुलजिम आमिर की वालिदा और भाई के ख्यालात आपने जाने। खुद पर लगने वाले इल्जामात को रद्द करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अगर आमिर कसूरवार है तो उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। और अब बात करेंगे मुलजिम आमिर सिद्दीक से, और उसी की ज़बानी जानते हैं कि आखिर उसने अपनी शरीके हयात की जिंदगी का चिराग क्यों गुल कर दिया। जुर्म कैसा भी हो, मुलजिम कोई भी हो, एक बात मुश्तरक है कि जुर्म करने के बाद जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो इतनी मासूम शक्ल बना लेते हैं और ऐसा लगता है जैसे इनसे ज़्यादा मासूम कोई है ही नहीं। इस वक्त आमना कत्ल केस के मुलजिम के साथ मैं मौजूद हूँ, जो कि आमना का शौहर भी है। इससे बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद आमिर सिद्दीक। मोहम्मद आमिर सिद्दीक, क्यों मारा है अपनी बीवी को? पहले मुझे आप ये बताएं, जब मेरे साथ ये वकूआ हुआ था पहले आप मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल कर रहे हैं, आप मुझसे सवाल करने नहीं आए हैं। आपने कत्ल क्यों किया? घरेलू रीज़न थे। क्या रीज़न थी? वो घरेलू रीज़न मैं बता चुका हूँ शीशे को। आप बताएं ना, अभी बताएं ना। तफ्तीश इस वक्त तफ्तीश नहीं हो रही, इस वक्त सवालात हो रहे हैं आपसे। आपने क्यों कत्ल किया अपनी बीवी को? सर गलती हो गई। पहले तो तुमने उसको रंग दिया कि उसने करंट लगा उसे, ऐसा ही है? नो सर। तुमने ये बयान पहले नहीं दिया, रिक्शे में डाल के उसकी लाश को लेके गए नहीं गए अस्पताल कि इसे करंट लगा है, और तुमने अपनी सास को भी फ़ोन किया कि इसको कुछ हो गया है, ऐसा हुआ था या नहीं? जी। ऐसा क्यों किया तुमने? यानी उसे नागहानी मौत देना चाहते थे, रंग देना चाहते थे, तुम बचना चाहते थे कत्ल से? नो सर। तशद्दुद करते थे अपनी बीवी पे? कभी नहीं किया। कभी नहीं मारा अपनी बीवी को? नहीं। यानी सारे उसके घर वाले झूठ बोलते हैं, उसके जिस्म पे जो निशान होते थे तशद्दुद के वो झूठ थे, जी, वो गलत थे। जी। तुमने कभी उसको हाथ भी नहीं लगाया? कभी लड़ाई भी नहीं की उसके साथ? नो, मेरा और उसका ज़ाती कोई झगड़ा नहीं था। यानी जो मोहल्ले वाले कहते हैं कि जिस दिन ये वाकया हुआ है तुम स्कूल बच्चे को छोड़ने गए थे, उसके बाद तुम लोग लड़ झगड़ रहे थे, आवाज़ें आ रही थी, वो मोहल्ले वाले झूठ बोल रहे हैं। मेरा कोई उसके साथ झगड़ा नहीं था हुआ। तुम्हारा बीवी के साथ झगड़ा नहीं था, तो ऐसे तुमने प्यार में मार दिया उसको? प्यार आ रहा था इसलिए मार दिया उसको, कत्ल कर दिया, झगड़ा नहीं था कोई? जिससे तुम्हारी लड़ाई होगी उसको तो तुम क्या करोगे उसके साथ सलूक? अपनी बेटी को भी तुमने मारा था? नो। बेटी कैसे मरी थी? तो एक्सीडेंट हुआ था, उसका हादसा हुआ था उसके साथ, वजन गिरा हुआ। तुम्हारे ससुराल वाले तुम पर इल्ज़ाम लगाते हैं तुमने ना सिर्फ उनकी जो नवासी यानी अपनी बेटी को मारा था, बल्कि उनकी बेटी यानी अपनी बीवी को भी कत्ल किया है। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, झूठ लगा रहे हैं। जी सर, बेटी का मेरे पास मेडिकल प्रूफ है, उसके ऊपर वजन गिरा था, मेडिकल रिपोर्ट मेरे पास है, डेथ सर्टिफिकेट में है कि बच्ची के दिल पे वजन पड़ा, दिल फाट गया। तुम्हारे ससुराल वाले कहते हैं कि तुम कोई काम नहीं करते, बल्कि तुम लोगों का खर्चा वो उठा रहे थे, किराए पे घर भी उन लोगों ने लेके दिया था, क्या ये सच है? सर मेरा वॉलेट इनके पास है, उसके अंदर मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, उसके ऊपर मेरी बेसिक सैलरी लिखी हुई है, डेली का खर्चा लिखा हुआ है, जिनके पास मैं जॉब कर रहा हूँ वो उनके पास मौजूद है। आप चेक कर सकते हैं कि मेरी कितनी सैलरी है और कब से मैं इनका कितना मैं कमा रहा हूँ मंथली। मुझे अपने ससुराले को खर्चा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तुम पर? वो ये सर वो बेसिक ये था, मनशात फरोश थे, मैं उनसे मिलना पसंद नहीं था। कौन मनशात फरोश है? मेरे ससुराली जो थे। अच्छा। सर मेरा 4 साल हो गया मनशात में अंदर है, साल मेरी 1.5 सासू माँ जो है वो 1.5 साल रह के मनशात में, ठीक है, साला मेरा वो 1.5 साल रह के मनशात के अंदर। आज से 2 साल पहले उसने अपनी छोटी सिस्टर खतीजा के ऊपर जानलेवा हमला किया था, सुबानी ने, जो मेरा साला है, जानलेवा हमला किया था। और अच्छा, पूरा मोहल्ला गवाह इस चीज़। अच्छा चलो, मोहल्ला गवाह है, बड़े बुरे लोग हैं, तो शादी क्यों की ऐसे घर में तुमने? लव मैरिज है तुम्हारी? जी सर। क्यों शादी की ऐसे घर में? सर 6 साल पहले किया तो उस वक्त इसका कह रहे थे कि बाप रिक्शा चलाता है। मेरी लव मैरिज थी, मैंने इतने वजाहत नहीं की। तुम्हारे वालिद साहब का ये बयान है, तुम्हें वो कहते हैं कि छोड़ दो, छोड़ने का बड़ी दफ़ा कहा ऐसी खातून को, बकौल उनके, जी। तो क्यों नहीं फिर छोड़ा तुम? सर लव मैरिज थी मेरी, मैं क्यों छोड़ता, मेरा मासूम बच्चा लव मैरिज में कत्ल करना जायज़ है, छोड़ना जायज़ नहीं है, यानी है आमिर? लव मैरिज में छोड़ना गलत है, लेकिन कत्ल कर देना, जान ले लेना, वो जायज़ है, ठीक है। वो कोई जवाब है इस बात का? बेटा कहाँ तुम्हारा?
बेटा मेरे वालिदैन के पास है। तुम्हारे ससुराल वाले दावा करते हैं कि बेटा उनको चाहिए और उन्होंने केस भी किया हुआ है, क्यों नहीं हवाले करते उनके? वो इसलिए नहीं करता, वो मेरे बेटे को मंशियात पे लगा देंगे। उनके घर कोई पढ़ा लिखा नहीं, वो खुद अभी भी मंशियात का ही काम करते हैं। अभी तुम्हारी बीवी भी क्या उनके साथ शामिल थी इस कारोबार में? आई डोंट नो सर, मैं अपने ससुरालियों से नहीं था मिलता। बीवी से को बोला था वो तुम्हारे वालिदैन है, तुमने मिलना, तुम उनके घर जाके मिल सकती हो। मैं तुम्हें लेकिन नहीं तुम्हारे ससुराल वाले कहते हैं कि तुम उससे रोकते थे और जो वालिद जेल में है उससे मिलने से भी रोकते थे बात करने? मैं उसे कहता था कि जाओ वालिद साहब से मिलना है, आके मिलो। लेकिन इनके जो साला मेरा जो सुबानी है वो आए दिन कभी ना कभी किसी जेल थाने में पकड़ा जाता था, मंशियात में, कभी किसी में। ये मेरी मिसिस पीछे भागती थी, मैं इस चीज़ से उसे रोकता था कि तुम क्यों जाती हो पीछे, तुम अपने घर वाली तुम क्यों जा रही हो, तो पीछे तुम्हारी वालदा जाए। इस चीज़ से मैं उसे रोकता था। यानी तुम्हारे झगड़े की बुनियाद जो है वो तुम्हारे ससुराल वाले थे? जी सर। इसी वजह से तुमने उसको कत्ल भी किया? झगड़ा इसी वजह से होता था? झगड़ा इसी वजह से होता था। अच्छा ये बताओ, तुम अपना बयान भी तब्दील कर रहे हो, तुम ये भी बातें सामने आई हैं कि कोई ना कोई बीच में अजीब सी बात कर देते हो, क्या किसी ने कोई मशवरा दिया बयान तब्दील करने के लिए? नहीं सर। तुम्हें कोई यकीन है कि तुम बच जाओगे? सर मैं बचना चाहता भी नहीं। बचना नहीं चाहते? नो सर। तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं? यस सर। अपने बयान से मुकरोगे तो नहीं? नो सर, मैं जिसके लिए जीता तो वो इस दुनिया में नहीं रही, तो मैं अब रहना नहीं चाहता। बस इससे इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं, ठीक है, जो मेरे तशरीशी हैं, जो इन्हें मैंने बयान दी, अपनी तशरीश पूरी कंप्लीट करें। उसके बाद इंशाल्लाह ताला अल्लाह मेरे साथ है, उनका रिज़ल्ट जल्दी उनके सामने आ जाएगा। फिर पता चल जाएगा कि मैंने अपनी वाइफ को मारा है या कि नहीं मारा है। हमें एक बात बताओ, पहले तुम कह रहे हो तुमने मारा सर, है, अब तुम ये बयान दे रहे हो कि मैंने मारा है या नहीं मारा, ये बात सामने आ ठीक है जाएगी। ना? ये बात अजीब सी बड़ी है सर। एक देखें सर, एक छोटा सा जो दब्बा होता है ना, वो इंसान के ऊपर जब लग जाता है ना, जो गैरतमंद होता है ना, वो उसी में मर जाता है। जब मैं अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेके पहुंचा, ठीक है, उधर हॉस्पिटल चेकअप वगैरह उसका करा, उन्होंने बोले इसकी डेथ हो गई है। सास को कॉल करके खुद मैं बुला रहा हूँ उधर कि आप पहुँचे, वो घंटे तक पहुँच रहा उधर, ठीक है। उसके बाद आते सारी उसने कह दिया है कि आमिर ने मेरी बेटी को मार दिया है, आमिर ने मेरी बेटी को मार दिया है। ये हमारा पाकिस्तानी कानून जो है, क्या मेरी वो बीवी थी, क्या मेरे उस पर कोई राइट नहीं था? इन्होंने उसी वक्त मुझे पकड़ा है, लेके थाने में आ गए हैं, लाके बंद कर दिया है। इनसे मैं रिक्वेस्ट करता रहा हूँ, आपने मुझे बंद रोता रहा हूँ कि मुझे मेरी बीवी का लास्ट टाइम मुंह दिखा दीजिएगा, काइंडली बीवी का मुंह दिखा दीजिएगा। इन्होंने यानी कत्ल करते हो तुमने मुंह नहीं देखा था उसका? चला जी, आमिर है जी, इसका नाम मुलजिम है ये, और ये पहले तो माना इसने कि इसने अपनी बीवी को मारा, लेकिन इसके साथ साथ शिकायत भी है पुलिस से कि जी इसकी बीवी का मुंह नहीं देखने दिया गया। अब मेरा सवाल ये है कि अगर एक शख्स ने अपनी बीवी को कत्ल किया है तो क्या वो किसी तरह रहम का मुस्तहिक है या नहीं? क्या जिस तरह के इसने इल्ज़ामात लगाए हैं वो सही हैं या नहीं? और तो ये कहता है कि बहुत मोहब्बत थी अपनी बीवी से, अनोखी मोहब्बत है कि बीवी की जान ले ली। बहरहाल देखते हैं कानून इसके साथ क्या सलूक करता है। मुझे मेरी बेटी का इंसाफ दे दो, नवाज शरीफ इंसाफ दे मेरी बेटी का। अगर वो कसूरवार है उसको सजा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, आमना कत्ल केस में खुशाइंद बात यह है कि पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश की जा रही है। तो इसी सिलसिले में मैं इस्लामपुरा थाना के SHO जनाब नासिर हमीद साहब के साथ मैं मौजूद हूँ, उनसे बात करेंगे। साथ साथ इंचार्ज होमिसाइड जनाब रिजवान उल्लाह खान साहब से भी बात करेंगे। तो पहले नासिर साहब से बात करते हैं। नासिर साहब, इस केस में अब तक क्या चीज़ सामने आई है, क्या जो दफ़ात आयद की गई हैं FIR में, और आपको क्या लगता है नतीजा क्या निकलेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27 तारीख को जी हमें कॉल मसूल होती है कि जी एक डेड बॉडी ख़ातून की, आमना नामी ख़ातून की जो है वो मियां मुंशी हॉस्पिटल में पहुंची है। हम जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो वहाँ पे डेड बॉडी जो है मौजूद थी, तो वहाँ से हमें डाउट हुआ कि ये जो ख़ातून है ये करंट लगने से फौत नहीं हुई, जिस तरह से कि ये प्रिटेंड कर रहा था इसका खामद और लोग, इसका मर्डर किया गया बाकायदा। हमने डॉक्टर की भी फ़र्स्ट ओपिनियन ली, वहाँ से मौके से इसको आमिर को गिरफ़्तार किया। आमिर को गिरफ़्तार करने के बाद इसकी बाद में इंटरोगेशन की, जिसमें इसने अपनी जो जुर्म का वो इकरार कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात साबित हो चुकी है कि जी ये बाकायदा मर्डर है, जिसमें इसने रस्सी को इस्तेमाल करते हुए इसको ख़ातून को मर्डर किया है जी। 302 दफ़ा लगी है इसमें? जी, इसमें हमने 302 दफ़ा जो है वो लगाई है। अकेला मुलज़म है जी जिसने ये सारी कितना मजबूत केस है और कितने अरसे में फैसला इसका मुतवक्किल है? जी अभी हमने ये सारे एविडेंसेस जो हैं वो कलेक्ट किए हैं और कोर्ट में चालान जो है वो सबमिट करवाएंगे
करेंगे सरदस्त तो मुलज़िम रिमांड पे है, तो इंशाल्लाह इसको जो है वो कानूनी और करारे बाकी जो है सज़ा मिलेगी। अभी तक अपने बयान से मुकर्रा तो नहीं, क्योंकि एक रिवायत है इन मुल्ज़िमान की कि पहले कोई बयान देते हैं, बाद में जाकर ये बयान से मुकर जाते हैं। मुलज़िम काफ़ी चालाक है जी, ये इसमें जो है लेकिन जो इसकी स्टेटमेंट्स जो हैं उसके साथ साथ हमने जो एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, उस बेसिस पे तो ये मुकर भी जाए तो नहीं निकल नहीं सकता जी। ठीक है। रिजवानुल्लाह खान साहब से भी बात करते हैं, इंचार्ज होमिसाइड हैं और इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। रिजवानुल्लाह खान साहब, आपके पास क्या मालूमात है इस केस को लेकर, जो अभी बताया नसीर साहब ने, उससे अलावा इससे हट के क्या आपके पास इन्फॉर्मेशन है? ये कि मैंने पूछा कि तुमने कत्ल क्यों किया है, रीज़न मैंने किया है। पहले से बताया था कि मैंने डाउट था अपनी बीवी के करैक्टर पे, अच्छा। और सेकेंडली मेरी जो इन-लॉज फैमिली है वो क्रिमिनल है, मैं उनके पसंद नहीं करता था। तो इसने इनका सुबह फिर इसी बात पे झगड़ा हुआ, कोई कॉल आई है इसकी मिसेस को जिस पे इनका डिस्प्यूट हुआ आपस में। वो कॉल का रिकॉर्ड निकलवाया? हम कॉल ने रिकॉर्ड में निकलवा लिया हुआ है। तो वो कोई पिंडी से कॉल आई थी उनके मिलने वालों की। अच्छा। तो वो उस बीवी ने इसको क्लियर नहीं किया ये किसकी कॉल है, जिस पे इनका डिस्प्यूट हो गया। फिर इसने वहाँ बाकायदा उसको गला घोंट के मार के तो फिर इसने थोड़ा ड्रामा रचाने की कोशिश की है कि जी इससे करंट लग गया है। अच्छा। जबकि इन फैक्ट्स में जब वो गला दबाने से इसकी मौत वाक़या हुई है। हमने इसका DNA टेस्ट भी करवा दिया हुआ है, जो स्वैब में गर्दन नेक से वो भी उठवा लिए हैं, स्क्रैपिंग ऑफ नेल्स भी करवा ली है, ताकि इसके खिलाफ ठोस एविडेंस रिकॉर्ड पे आ सके। अच्छा, एक एडिशनल चीज़ जो इसके ससुराल वाले हैं मुलजिम केवल इल्ज़ाम लगाते हैं कि अपनी बेटी का भी इसने कत्ल किया था चंद साल पहले, क्या इस हवाले से भी आपने कोई सवाल किया इससे? तो हाँ, हम उस बार भी हमने इन्वेस्टिगेट की कोशिश की है, तो मगर उसमें ये बता रहा है कि 2-2.5 साल पहले वक़ूआ है कि ये मेरी बेटी नेचुरली एक सोफ़ा गिरने से डेथ उसकी हुई है, मैंने उसको नहीं मारा। अच्छा, आखिरी सवाल मुझे ये बताइएगा कि इस शख्स के हवाले से कि ये अकेला ही इसमें मुलजिम है या आपको लगता है कोई और भी इसका साथ? इसी बात में इंटरोगेट कर रहे हैं कि इसने सेकंड स्टेटमेंट चेंज की थी अपनी कि मेरे साथ 2 अफराद और भी हैं, जिसमें उसने कहा था कि मेरा जो ब्रदर-इन-लॉ वो भी शामिल है। हमने उनकी भी CDR निकलवा ली हैं, मगर उसमें कोई ऐसी मुताबिकत जो टेलीफोन कॉल्स वगैरह आपस में सीट पोजीशन वो नज़र नहीं आ रही। हाँ, नज़र नहीं आ रहा। वो सिर्फ खुद को बचाने के लिए, ताकि मैं इन लाज को मुलवस करूँगा तो कल को मुझे कोई डिफेंस मिल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रिजवानुल्लाह खान साहब और नासिर हमीद साहब से बात हमने की है और उन्होंने बताया अभी तक जो केस में चीज़ सामने आई है, तफ्तीश बड़े अच्छे तरीके से चल रही है। अच्छी बात यह है कि ठोस शवाहिद मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर अगर मुलजिम अपने बयान से मुकरना भी चाहे तो मुकर नहीं सकता और उसे सज़ा यकीनी है, लेकिन फैसला बहरहाल अदालत ने करना है। 20 करोड़ आवाम की जिंदगियों के फैसले करने वाले हुक्मरान अगर मुल्क की अक्सरियती आबादी यानी खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ न दे सकें तो उनके हक़ हुक्मरानी पर सवाल उठता है। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि हुकूमत पंजाब बड़े जोरों शोर से हुकूक निस्वां बिल पास करवाती है और दावा करती है कि खवातीन का इस्तेहसाल खत्म होगा, मगर कानून पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहती है। इसी सवाल का जवाब लेंगे मेंबर पंजाब असेंबली लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी से। नज़र अब तक जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस केस से उनकी आपने बातचीत सुनी है और किसी हद तक जैसे कि जिम्मेदारी हाकिम वक्त पर भी आयद होती है। हाकिम वक्त तक तो हमारी शायद रसाई मुमकिन ना हो सके, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी करने वाली और मेंबर सूबाई असेंबली उज़्मा बुखारी साहबा ने हमें वक्त दिया है, इनसे बात कर लेते हैं। उज़्मा साहबा, शुक्रिया आपने वक्त दिया। मैम, आप ही असेंबली में आवाज़ भी उठाती हैं ख़वातीन के हुकूक़ के लिए, हुकूक़ निस्वां बिल, बड़ी अच्छी बात है कि वो आया है, लेकिन उसका हमें कोई नतीजा नज़र नहीं आ रहा मुस्बत, बल्कि अनफॉर्चुनेटली इस तरह के वाक़यात अब बढ़ने लग गए हैं। हवा की बेटी कत्ल हो रही है किसी न किसी सूरत में। अब ये आमना कत्ल केस अपने ही शौहर के हाथों वो कत्ल हुई है, क्या वजह है? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक आमना नहीं, मतलब हमारे इर्द गिर्द बेतहाशा आमनाएँ हैं जिनके साथ ये होता है और हो रहा है। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में मतलब औरत का मर जाना शायद रूटीन है, मतलब कोई ख़बर नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी को, चूँकि मर्द जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। और ये हमारे मुल्क में मैंने पहले भी कई दफ़ा आपके साथ भी बात करते हुए ये बात कही है कि औरत के नाम पे क्यों जो है वो माशरा सेंसिटाइज नहीं होता जब उसके साथ जुल्म होता है, और क्यों मज़हब जो है वो उसके ऊपर जद लग जाती है, क्यों हमारा मज़हब इस्लाम जो औरत को सबसे ज़्यादा मुकाम देता है उसी को जो है वो बीच में ले आया जाता है। इस्लाम के नाम पे औरत का इस्तेसाल कब तक होगा इस मुल्क के अंदर? ये जो आपने वुमेन प्रोटेक्शन बिल की बात की, यही तमाम चीज़ें दिमाग में थी
और हमने सिर्फ प्रोटेक्शन बिल बनाया है। हमने उसको फायदा क्यों नहीं हुआ इसका? इसका फ़ायदा एक तो अभी आपको मालूम है कि ये बिल जिस तरह सियासत की नज़र करने की कोशिश की गई, जिस तरह इसको मज़हब का और मतलब मज़हब का खेस बात है कि दो कौमी नज़रिए के ख़िलाफ़ भी कहा गया कि ये बिल होगा। उस्मान साहब, अगर हम चूँकि इस प्रोग्राम के सिलसिले में जनूबी पंजाब के भी शहरों का हम सफ़र करते हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान का सफ़र होता है, जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पे तो समझ में आती है कि शऊर नहीं है लोगों को और ख़वातीन को गैरत के नाम पर ही किसी वजह से कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन अब ये ताज़ा वाक़या आमना कत्ल केस लाहौर शहर में, पंजाब के दारुल हुकूमत में, वहाँ जहाँ आपकी असम्बली है, जहाँ आप लोग जाकर ख़वातीन के हुकूक़ पर आपने भी बड़ी बात की है, तो इसका मतलब तो ये है कि कानून चले मौजूद है अभी, तो उसकी अमल दरामद उसका जो है वो नहीं हो रहा। वो शऊर आम आदमी को या पुलिस को देने के लिए किस हद तक ज़रूरत है? और एक और बात, ये ख़ानदान में कत्ल होते हैं, हम देखते हैं कि क्या होता है कि ख़ानदान वाले माफ़ कर देते हैं और बच जाता है मुलज़िम। इस बात की हौसला शिकनी करने के लिए आपकी हुकूमत या आप पर्सनली क्या करें? देखिए, पहले तो ये है कि ये एक माइंडसेट है जो लाहौर, कराची, पेशावर कहीं भी हो सकता है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये माइंडसेट बाहर भी है। मतलब वहाँ पर भी आप देखते हैं कि खातून को जिस तरह बुरी तरह ऐसे ऐसे वाक़यात हैं जो लर्जा खेज़ हैं, जो बाहर के वाक़यात हैं। सो ये एक माइंडसेट है, एक मर्द का मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है यहाँ का, कि औरत को कत्ल करके उसकी गैरत तो तसल्ली होती है। 3 साल से ज़्यादा हो गए इस हुकूमत को, और पहले भी पंजाब में आपकी गवर्नमेंट रही है। आपने 2002 का जिक्र किया कि तब से आप लोग बिल लाने की कोशिश कर रहे थे। क्या 2/3 अक्सरियत लेने के बाद भी हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि वो इस तरह के बिल्स पास नहीं करवा पाती या अमली तौर पर नाफिज नहीं करवा पाती? देखो, बात 2/3 की नहीं है, बुलडोज करना हो बड़ा आसान काम होता है। हमने ये बिल जो है ये पिछले 3-4 साल से पेंडिंग था, और हमने कोशिश की इत्तेफाक राय क्रिएट करने की। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर ये बिल जो है पिछले को 1.5 साल जो है वहाँ पेंडिंग रहा है। हमारी कोशिश थी मुत्तफ़िका आए, लेकिन आप जानते हैं कि वो मुत्तफ़िका इस मुल्क में शायद औरत के नाम पे तो कोई कानून नहीं बन सकता। आमना कत्ल केस के कानूनी पहलुओं पर बात करने के लिए मौजूद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अजहर सिद्दीक साहब के साथ, और आज छुट्टी के दिन इन्होंने हमें वक्त दिया है। आज अदालती कार्रवाई से इन्होंने फरागत थी इनको, लेकिन फिर भी हमें वक्त दिया, और मुझे यकीन है कि इनका लबो लहजा कोर्ट के बगैर भी, स्याह कोर्ट के बगैर भी उतना ही घन गरज वाला होगा जितना कोर्ट के साथ होता है। अजहर सिद्दीक साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अफसोसनाक बात यह है कि कत्ल के वाक़यात ख़ासतौर पर ख़वातीन के बढ़ते ही जा रहे हैं। कभी गैरत के नाम पर औरत को कत्ल किया जाता है, कभी किसी और बिना पर हव्वा की बेटी का इस्तेहसाल किया जाता है। ये हुकूक़ निस्वां बिल उनको प्रोटेक्शन देने के लिए आया था या इस तरह के वाक़यात को जस्टिफाई करने के लिए आया था? कई दफ़ा मेरे पास आते हैं तो मेरा पसंदीदा शेर है, बात तो सच है मगर है रुसवाई की। इन हुक्मरानों को अगर समझ आ जाए कि हाकिमियत आला से जब ट्रांसफ़र हुई है रब पाक ने या हुक्मरानों को, तो ये उसके तफवीज़ करदा इख्तियारात को इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अच्छा, चले ये बताइएगा, जो ख़वातीन का कत्ल के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें हम ज़्यादातर ये देखते हैं जो रेशो है वो लोग बच निकलते हैं मुलज़िम, क्योंकि ख़ानदान में जो कि कत्ल हुआ होता है ये सोचा जाता है कि चलो बच्चों के सर पे बाप रहे। इस तरह की वाक़यात की हौसला शिकनी करने के लिए, इस तरह के जो बच निकलते हैं लोग, इस तरह के वाक़यात की हौसला शिकनी करने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे PPC के अंदर ही फिसाद फिलर्स का सेक्शन मौजूद है 311, कि जहाँ फिसाद फैले माशरे के अंदर तो वो जुर्म काबिल सुलह नहीं है, राजीनामा नहीं है, और ऐसे मामला में जब दहशतगर्दी लगाएं तब भी नहीं है। लेकिन केस कमजोर इतने बनाए जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे अगर मिसाल के तौर पर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए, आज मैं कह रहा हूं अगर कानून के मुताबिक फिसाद फिलर्स की एप्लीकेशन हो और सही हो तो मुझे नहीं बच सकेगा, इन्वेस्टिगेशन कमजोर नहीं हो सकेगी। कल किसी को मारना, आगे करना, पीछे करना, भाई ये पुलिस ही तो आपकी इस्तेमाल होती है। खत्म करें ऐसी सियासत में। आज पुलिस में ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सारा निजाम आप खत्म कर दें। यही कानून जो मौजूद है आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, मगर वो क्यों सुने? हम दरअसल खादमे आला है किन लोगों के? उमरा के, जागीरदारों के, ऑफशोर कंपनियों वाले लोगों के। हम उनके खादमे आला, आम आदमी के नहीं है। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी अजहर सिद्दीक साहब की। अगर अपनी हुक्मरानी को तूल देने के लिए और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे कानून बनाए जाएंगे कि मुलजिम को सज़ा तो ना मिले लेकिन बराए नाम कवानीन आते रहें, तो फिर किसी नाहक की जान का जो खून है, वो जो जिम्मेदारी है, वो हुकूमत वक्त पर, हाकिम वक्त पर भी उतनी ही आयद होती है जितनी उस केस के मुलजिम पर।
मुझे मेरी बेटी का इंसाफ दे दो, नवाज शरीफ इंसाफ दे मेरी बेटी का। प्रोग्राम आपने देखा, आमना कत्ल केस में मुलजिम आमिर की गुफ्तगू भी आपने सुनी और आमना के घर वाले जो कहते हैं वो भी आपने जाना। हमने कोशिश की है कि तमाम हक़ाइक़ को इस प्रोग्राम के जरिए सामने लाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इस असम्बली में हुकूक-ए-निस्वां बिल तो पास होता है, लेकिन उसका फ़ायदा हमारे मुल्क की ख़वातीन को नहीं होता। उनके कत्ल के वाक़यात कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि कानून पास करने से ज़्यादा उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इसी पैगाम के साथ ज़िशान मलिक और हम लोग की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।